हमारा अगला एग्जाम्पल है जिसमें हमने u x1 x2 जो है ax1 प्लस bx2 लिया है। कभी कभी आप ऐसे भी देखेंगे कि ax प्लस by लिखा हुआ, तब कहते हैं कि 1 यूनिट ऑफ गुड x का प्राइस p है, 1 यूनिट ऑफ गुड y का प्राइस q है। ये कन्वेंशन है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 यूनिट इज p1 एंड 1 यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे p2 है ना। तो यहाँ पे तो बड़ा ही आसान है देखना कि मार्जिनल यूटिलिटी गुड 1 से क्या है। अगर गुड 2 को सेम ही रखें और गुड 1 को 1 यूनिट से बढ़ा दें तो यूटिलिटी जो है a से बढ़ जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी गुड 1 का a है और मार्जिनल यूटिलिटी गुड 2 का b है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर आप फॉर्मूला mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2 यूज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा a बाई p1 और b बाई p2। जैसे ही आप देखें आपको थोड़ा परेशान होना चाहिए, मैं कह रहा हूं परेशान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है कि p1 आपके कंट्रोल में नहीं है। p1 मार्केट से आ रहा है, p2 मार्केट से आ रहा है, a और b आपके दिमाग में बना हुआ है, हार्ड वायर्ड है, वो चेंज होने वाला नहीं है। जिस किसी का भी ऐसा प्रेफरेंस है, तो इसका क्या मतलब है, इससे हम कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि a बाई p1 जो है वो b बाई p2 के बराबर हो, ये नहीं भी हो सकता है ना। तो हमें ध्यान देना है कि हम ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे और ग्राफ में देखने से हमें पता भी चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा ऐसा यहाँ पे आपका गुड 1 है और यहाँ पे आपका गुड 2 है और ये जो है आपका कहिए अनधिमान मानचित्र है। सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर नहीं भी लग रहे हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए कि पैरेलल हैं। और ये सारे चूंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सबका स्लोप जो है माइनस a बाई बी है ना। अब मान लीजिए कि आपका बजट रेखा ऐसा है, बजट रेखा ऐसा है, तो आप कुछ और अगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ और अनधिमान वक्र ड्रॉ कर लेते हैं, तो बड़ा ही क्लियर है कि मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने ये लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बिंदु को चुनिएगा तो इस डायरेक्शन में जाने से आपकी उपयोगिता बढ़ रही है, उपयोगिता बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको हायर अनधिमान, ज्यादा वैल्यू वाला अधिमान की तरफ ले जाता है। तो आपका तो एम ही यहाँ पे है कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, u x1 x2 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 सच दैट p1 x1 प्लस p2 x2 इज लेस देन और इक्वल टू i। तो आपको बड़े से बड़े अनधिमान वक्र पे जाना है, जो आपको यही मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप देखिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप एक यूनिट जो है गुड 1 ले रहे हैं एक्स्ट्रा, एक यूनिट गुड 1 ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आपकी यूटिलिटी a से बढ़ रही है और a से बढ़ाने के लिए एक यूनिट गुड 1 लेने में आपको p1 का खर्च करना पड़ रहा है। तो 1 रुपए एक्स्ट्रा अगर आप गुड 1 पे खर्च करते हैं तो आपको 1 बटा p1 यूनिट ऑफ गुड 1 मिलेगा। और चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी a है तो आपको a बाई p1 यूटिलिटी में बढ़ोतरी होगी अगर आप 1 रुपया गुड 1 पे खर्च कर डालें। उसी तरह अगर वो रुपया अगर आप गुड 2 पे खर्च किए होते तो आपकी यूटिलिटी में b बाई p2 की बढ़ोतरी होती है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि a बाई p1 b बाई p2 के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने 1 रुपए खर्च गुड 1 पे किया है, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी में a बाई p1 की बढ़ोतरी हो रही है। और 1 रुपए अगर गुड 2 पे खर्च किया तो आपकी यूटिलिटी में b बाई p2 पे की बढ़ोतरी हो रही है। तो जहां से आपकी यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है आप उस तरीके से खर्च करेंगे। तो अगर ये बड़ा है a बाई p1
B/P2 से बड़ा है तो आप सिर्फ गुड 1 ही खर्च करेंगे। इसका मतलब कि A/B जो है P1/P2 से बड़ा है, तो आप अपना सारा का सारा इनकम जो है वो गुड 1 पे खर्च करेंगे, और इस केस में गुड 2 आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह A/P1 अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सिर्फ ग्रेटर देन साइन लें, इक्वल टू वाला केस बाद में देखें, ठीक है। उसी तरह से अगर A/P1 है जो कि यूटिलिटी में गेन हो रहा है, अगर 1 रुपये गुड 1 पे खर्च किया जाए, अगर ये गुड 2 पे खर्च करने से कम है, यानी A/P1 जो है B/P2 से छोटा है, इसका मतलब A/P जो है वो P1/P2 से छोटा है, तो इस केस में आप गुड 2 पे ही सारे का सारा पैसा खर्च कर डालेंगे और गुड 1 पे आप कुछ भी नहीं खर्च करेंगे, तो गुड 1 0 हो जाएगा, और गुड 2 जो है चूंकि सारा पैसा गुड 2 पे जा रहा है तो I/P2 हो जाएगा। और क्या होगा जब A/P1 B/P2 के बराबर है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गुड 1 पे खर्च करें या गुड 2 पे खर्च करें, है कि नहीं। सो गुड 1 जो हो जाएगा ये कुछ भी हो सकता है 0 से I/P1 के बीच में। और गुड 2 क्या होगा, गुड 2 जो है सो आपको हो जाएगा I माइनस P1x1 डिवाइडेड बाई P2। बाकी जो भी पैसा बचेगा वो सारा आप गुड 2 पे खर्च कर डालेंगे, है ना। तो इससे चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि क्या होगा इस केस में। जैसे हमने लिया है कि बजट लाइन जो है आप देखेंगे कि इन डिफरेंस कर्व से ज्यादा स्टीपर है। इन डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, इन डिफरेंस कर्व का स्लोप जो है सो A/B है, और बजट लाइन का क्या स्लोप है, वो P1/P2 है। तो यही तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, स्टीपर होने से कम स्टीप होने से क्या फर्क होगा और बराबर होने से क्या होगा। कम स्टीप होने से ग्राफ में देख लीजिए, इस काले कलर से देख लीजिए, ऐसा होगा, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बजट रेखा चूंकि अगर सेम स्लोप हो तो एक अनधिमान वक्र के ऊपर आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू, तीसरा केस जो आपको मिला है, कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला काम क्यों नहीं कर रहा है, ओरिजिनल फॉर्मूले को समझें कि ओरिजिनल फॉर्मूला काम क्यों नहीं कर रहा है, यहां से ही देखते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला में था कि हम I1 गुड 1 पे खर्च कर रहे हैं और I2 जो है सो गुड 2 पे खर्च कर रहे हैं, और ये I के बराबर है। I1 से हम डेल्टा I ले करके गुड 2 को दे रहे हैं, तो I1 की जगह गुड 1 पे I1 माइनस डेल्टा I खर्च हो रहा है, और गुड 2 पे I2 प्लस डेल्टा I खर्च हो रहा है। ये हम तभी कर सकते हैं जब बोथ गुड जो है ऑप्टिमल लेवल पे दोनों पॉजिटिव अमाउंट में खर्च किए जा रहे हैं। अगर सॉल्यूशन यहां आता है तो गुड 1 पे ऑलरेडी 0 रुपए खर्च हो रहे हैं, सारा का सारा जो खर्च है वो गुड 2 पे ही है। I2 इज इक्वल टू I है इस केस में, और I1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम 0 में से कुछ ले करके गुड 2 को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। अगर हम उसमें से कुछ निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, और हमें माइनस में जाना अलाउ नहीं है। x1 और x2 दोनों जो हैं कम से कम 0 तो होने ही चाहिए, 0 से बड़े भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से सारा समस्या आ रहा है कि हम मनी को एक गुड से दूसरे गुड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम वो जो फॉर्मूला निकाले हैं वो अच्छी तरह से वर्क करता है, अर्लियर जो निकाले हैं तभी वर्क करता है जब ऑप्टिमल लेवल पे दोनों गुड पॉजिटिव अमाउंट में कंज्यूम किए जा रहे हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों गुड पॉजिटिव अमाउंट में नहीं कंज्यूम किए जा रहे हैं, यहाँ गुड 2 0 है, यहाँ गुड 1 0 है, तो इसी तरह से हमें प्रॉब्लम आ जाएगा, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आइए अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरे प्रॉब्लम में गुड 1 और गुड 2 दोनों एक दूसरे के आदर्श पूरक हैं। हमने लिया है मैक्सिमम ऑफ AX1 कॉमा BX2। एक इसमें A B रखने की बजाय एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहिए कि अगर 2 ब्रेड और 1 बटर हमेशा चाहिए होता है तो A जो है सो 1/2 हो जाएगा, है ना। क्यों 1/2 हो जाएगा कि 2 ब्रेड से एक सैंडविच मिल रहा है, 1 ब्रेड से आधा ही सैंडविच मिलेगा, और B जो है यहाँ पे 1 हो जाए, है ना।
तो आप अगर ग्राफ बना के देखें, हमेशा ब्लाइंडली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि ब्लाइंडली फॉर्मूला यूज करना ठीक नहीं है। एक मैंने लाइन बना लिया, ये लाइन है x2 इज इक्वल टू x1/2। ये लाइन क्यों बना लिया? क्योंकि यहां से ही हमें एल शेप्ड कर्व मिलेगा। ये जो है ना, ये हमारा अनधिमान मानचित्र है। यहां हो गया आपका गुड 1 हो गया, ये आपका गुड 2 हो गया। अब यहां पे कंज्यूम करने का कोई पॉइंट नहीं है। क्यों पॉइंट नहीं है? क्योंकि आपकी यूटिलिटी, यहां आपका खर्च बढ़ रहा है लेकिन आपकी यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है। आप थोड़ा गुड कम भी लिए होते हैं और इस कॉर्नर पे होते तो आपको ज्यादा फायदा होता। उसी तरह इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पे रहने से कोई फायदा नहीं है, आपकी यूटिलिटी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में बढ़ नहीं रही है। आप यहीं पे कंज्यूम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, यहीं पे मीन्स कॉर्नर पे कंज्यूम करें। तो जब भी इस तरह का आपको यूटिलिटी फंक्शन मिले, उपयोगिता फलन मिले, तो हमेशा इस कॉर्नर पे ही, इस लाइन पे ही, क्योंकि सारे कॉर्नर इस लाइन पे होते हैं, इसी लाइन पे कंजम्पशन होगा। यानी ऑप्टिमल लेवल पे x1/2 जो है वो x2 के बराबर होगा। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन है कि P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू I है। दो इक्वेशन हो गया, है ना। तो अगर x1/2 इज इक्वल टू x2 की जगह हम x1 इज इक्वल टू bx2 रखें तो हमारे जनरल केस के लिए सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम साथ साथ सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या होना चाहिए? तो यहां से x1 को दूसरे वाले इक्वेशन से x1 को x2 के टर्म में लिख सकते हैं। x1 बराबर bx2/a, इसको ऊपर में डाल देंगे, p1 मल्टीप्लाइड बाई bx2/a, ये x1 के बराबर है, प्लस p2x2 इज इक्वल टू I। यहां से x2 कॉमन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा p1b, और यहां से a इधर चला जाएगा p2 के साथ, तो a p2 डिवाइडेड बाई a, आपको ये मिल गया I। तो x2 जो हो गया वो हो गया ai डिवाइडेड बाई bp1 प्लस ap2। और चूंकि x2 पता चल गया, x1 हमें पता है, ये है b मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई x2, तो ये हो गया bi डिवाइडेड बाई bp1 ap2, है ना। तो इस तरह से हमने ये तीन प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं।